Hello, dear students. Once again, we are here to discuss another very important poem composed by W.B. Yeats. एक बार हम लोग फिर से W.B. Yeats की एक फेमस क्रिएशन, फेमस पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर को स्टडी करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि W.B. ईट्स की एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना द लेक आइजल्स ऑफ इन्निसफ्री, जो इस्केपिज्म के कॉन्सेप्ट पे लिखी गई थी, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग स्टूडेंट्स W.B. ईट्स की एक और पोयम, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर स्टडी करने वाले हैं। कौन सी पोयम स्टूडेंट्स? ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। स्टूडेंट्स, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर एक लंबी पोयम है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि जिस बात को मैंने आप लोगों से जिक्र किया था जब W.B. ईट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था कि W.B. ईट्स एक सिम्बॉलिस्ट है। मीन्स वो प्रतीकों में अपनी बात करते हैं, वो लिखते डिफरेंट हैं और उसकी जो मीनिंग होती है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को, उसी डिवाइस को लेकर के यहाँ ए प्रेयर फॉर माई डॉटर नामक कविता लिखा है। राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस पोएम के बारे में बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ए प्रेयर फॉर माई डॉटर is a poem which shows poet's anxiety in this modern world about his daughter. W.B. ईट्स एक पिता के रूप में अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित है, विशेष करके आधुनिक युग में, जबकि भ्रष्टता, अनैतिकता, मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों के पतन का एक तूफान चारों ओर चल रहा है। न नैतिकता कहीं दिखाई पड़ती है, न शुद्ध आचरण कहीं दिखाई पड़ रहा है, न जीवन में शुचिता कहीं दिखाई पड़ रही है। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, विशेष करके आधुनिक युग में द मेंटालिटी ऑफ मेन, स्पेशली फॉर वेमेन, जो पुरुषों की एक विचारधारा नारी समाज के प्रति बनती जा रही है, जिस तरीके की तमाम घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आधुनिक युग के जो दुष्परिणाम हैं उनको लेकर के W.B. ईट्स बहुत चिंतित है कि इस घुटन और भ्रष्टाचार, असुरक्षा से भरी दुनिया में आखिर उसकी बेटी कैसे रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बेटी की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य ईश्वर ने मेरी बेटी को दिया है, कहीं वही तो उसके लिए अभिशाप नहीं बन जाएगा। इसलिए ईश्वर से वो प्रार्थना करता है इस कविता में कि हे ईश्वर, मैंने कभी किसी दौर में लिखा था कि जो पायल बदचलन होकर बिखरने पर उतारू हो, मेरी मालिक मेरी बेटी को वो सवाब मत देना। तो स्टूडेंट्स, वो चाहता है कि परमपिता परमेश्वर मेरी बेटी की सुंदर तो बनाना, लेकिन इतनी सुंदर न बनाना कि उस सौंदर्य के उपयोग और दुरुपयोग में अंतर ही वह भूल जाए। कहीं वो ये न भूल जाए
कि ये सौंदर्य उसके लिए वरदान है या अभिशाप है। बहुत ही खूबसूरत पोयम है स्टूडेंट्स। W.B. ईट्स ने इस पोयम को 1919 में लिखा था, 1919 में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जब भी मेरा लेक्चर पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो पेपर और पेन ले करके बैठते होंगे, और जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ उनको नोट करते चलते होंगे। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स कहता है इस पोयम में, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। मैंने आपको बताया कि 1919 में इसको लिखा था और इसका पब्लिकेशन 1921 में हुआ। 1921 में इसका पब्लिकेशन हुआ। एक्चुअली स्टूडेंट्स, उस टाइम पे एक इंडो आयरिश वॉर चल रहा था जब ये पोएम लिखी गई। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में जो एक आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, युद्ध के हालात थे, चारों ओर निराशा का वातावरण था, युद्ध का माहौल शांति प्रिय लोगों को परेशान कर रहा था, चारों ओर असुरक्षा का भाव था। जहाँ इतनी अशांति हो, उसी दौर में W.B. ईट्स को एक पुत्री का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दो चीज़ें उस वक्त W.B. ईट्स के दिमाग में आती हैं, और स्टूडेंट्स, एक पिता होने के नाते मैं पर्सनली भी आपको बताता हूँ कि एक बेटी का बाप होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। मुझे भी बेटी है। कहीं न कहीं वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए चिंता की लकीरें जरूर माथे पे, पेशानी पे आ जाती हैं। एक बेटी का बाप होना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। अभी उसकी बेटी पैदा ही हुई है W.B. ईट्स की, कि उसने अपनी जिंदगी के दो अनुभव उस बेटी के भविष्य के साथ जोड़ा। पहला अनुभव उसका बहुत खराब रहा था, जब एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी जिसका नाम मॉड गॉन था। मैंने जिक्र किया था W.B. ईट्स पर, जब मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था तब मॉड गॉन का जिक्र किया था। तो वो चाहता है कि उसकी बेटी सुंदर तो हो, गुणवान तो हो, लेकिन उसकी सुंदरता, गुण और व्यक्तित्व मॉड गॉन जैसा ना निकल जाए। एक्चुअली W.B. ईट्स को लगता है कि मॉड गॉन ने W.B. ईट्स को धोखा दे दिया था, उसके प्रेम की कद्र नहीं की थी। तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी बेटी बड़ी हो, लेकिन वो मॉड गॉन जैसी न बने, क्योंकि मॉड गॉन और उसके बीच के संबंधों का जो अनुभव रहा है W.B. ईट्स का, वो बहुत खराब रहा है। कहीं न कहीं मॉड गॉन और W.B. ईट्स के बीच में जो रिलेशन रहा, उस संबंध ने W.B. ईट्स को बहुत परेशान किया है। W.B. ईट्स की लाइफ को डिप्रेशन और सप्रेशन से भर दिया था। इसलिए अपने पूर्व के उस अनुभव को याद करता है इस पोयम में W.B. ईट्स, और कहता है कि मेरी बेटी कहीं मॉड गॉन जैसी ना हो जाए। और दूसरा अनुभव जो उसे वर्तमान में प्राप्त हो रहा है, इंडो आयरलैंड वॉर में, जो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच की जो युद्ध के हालात हैं, जहां असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति है, जहां असुरक्षा का तांडव चारों ओर चल रहा है, असुरक्षा के, भ्रष्टाचार के, नैतिक पतन, सांस्कृतिक पतन और मानवीय मूल्यों के निरंतर गिरते हुए दौर में किस तरीके से उसकी बेटी इस आधुनिक दुनिया में रहेगी। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, मेरी बेटी को किस तरह से बनाना, मैं किस तरीके से चाहता हूं कि मेरी बेटी कैसी हो। तो इन बातों को लेकर के W.B. ईट्स इस पोयम का सृजन करता है, इस पोयम की रचना करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप सिंबल्स के रूप में देखिएगा कि किस तरीके से तमाम सिंबल्स के माध्यम से जो मॉडर्न जनरेशन
में मोरल विज़न का जो फॉल है, जो नैतिक दृष्टिकोण का पतन है, उसको किस तरीके से W.B. ईट्स दिखाने का प्रयास करता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स वी शुड स्टार्ट द पोयम। W.B. ईट्स सेज वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग। कहता एक बार फिर से W.B. ईट्स ओपिनियंस that once again we are watching a dangerous storm howling। शोर करता हुआ तूफान आ गया है। इस मॉडर्न जनरेशन में जो नैतिक और मानवीय मूल्यों का धरातल कमजोर होता जा रहा है, जो भ्रष्टता का वातावरण लोगों के मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा है, W.B. ईट्स उसको सिंबलाइज करता है उस तूफान के साथ कि चारों ओर एक तूफान है। वो तूफान अनैतिकता और संस्कृति के पतन का है, मानवीय मूल्यों के पतन का है, नैतिकता के फाल का है, नैतिकता की गिरावट का है। उसको चारों ओर, विशेष करके उस इंडो आयरिश युद्ध के दौरान जो हालात W.B. ईट्स देख रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। दैट इज फुल ऑफ स्टॉर्म। इसलिए W.B. ईट्स कहता है वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग, वंस मोर आई एम वॉचिंग द स्टॉर्म जस्ट क्रिएटिंग ए फियरफुल साउंड। मैं एक भय से भरी हुई आवाज़ों को उत्पन्न करता हुआ तूफान देख रहा हूँ दोबारा। और इस तूफान में एंड हाफ हाइड अंडर दिस क्रेडल हुड, इस तूफान में मुझे एक बेटी का बाप होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस चीखते हुए तूफान में मेरी बेटी नन्ही सी परी हाफ हाइड अंडर दिस क्रेडल हुड। क्रेडल माने पालना। अभी वो पालने में लेटी हुई है, अभी नन्ही सी है, और उस पालने में उसका बदन आधा ढका हुआ है। अभी नन्ही सी बच्ची मेरी पालने में है, और इस तूफान में उस पालने में पड़ी हुई बच्ची का जीवन कैसा होगा। अभी तो शुरुआत है। W.B. ईट्स इज जस्ट इमेजिनिंग कि अभी जब ये हालात हैं, इतना भयानक तूफान है, जबकि मेरी बेटी अभी पालने में है, कैसे वो बड़ी होगी। तो उसके बड़े होते होते तो ये तूफान महाप्रलय में बदल चुका होगा। स्टूडेंट, W.B. ईट्स is just expressing the vision of terror in this modern generation। इस आधुनिक पीढ़ी में जो भय का वातावरण चारों ओर व्याप्त है, उसकी ओर विशेष करके जो नारियों के लिए समाज में आज स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के बहुत चिंतित है कि मेरी नन्ही परी, इसका भविष्य क्या होगा। जिधर देखता हूं एक तूफान दिखाई पड़ता है, एक हिंसा का दौर है। चाहे वो शारीरिक हिंसा दिख रही हो, चाहे वो मानसिक हिंसा दिख रही हो, चाहे लोगों की आत्मा को झकझोर देने वाली घटनाओं का दौर चल रहा हो, चाहे लोग एक दूसरे को अपने निजी हितों के लिए मारने पे उतारू हैं, चाहे नैतिकता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का धरातल कमज़ोर होता चला जा रहा है। इस तरीके का तूफान है जो हमारी जड़ों को उखाड़ रहा है। वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग,
एक बार फिर से वो भयानक तूफान दिख रहा है और उसमें एंड हाफ हाइड अंडर दिस क्रैडल हुड, और उसमें मेरी नन्ही सी परी अभी पालने में पड़ी हुई है। एंड कवर लिड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, और मेरी बेटी, मेरी बच्ची सो रही है अभी, मेरी नन्ही सी परी उस पालने में सो रही है। उसे इस दुनिया के तूफान से बचाएगा कौन? क्या वो बड़ी होगी? क्या उसे बढ़ने दिया जाएगा? क्या ये तूफान उसे छोड़ेगा? W.B. Yeats is asking these questions to himself. खुद से ये प्रश्न करता है, कहता है इस तूफान को आखिर थामेगा कौन? मेरी बेटी को जिंदगी के रास्ते पर आगे लेके कौन बढ़ेगा? देयर इज नो ऑब्स्टैकल, कोई बाधा नहीं है, बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल्स हियर बाय द हे स्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड। देयर इज नो ऑब्स्टैकल, इस तूफान को रोकने वाला कोई दिख ही नहीं रहा। ऑब्स्टैकल माने ब्रेकर, कोई ऐसा ब्रेकर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है विच कैन स्टॉप दिस स्टॉर्म, इस तूफान को जो रोक ले, इस तूफान को जो संभाल ले, ऐसा ब्रेकर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं नजर आ रहा जो इस तूफान को थाम सके। मेरी बेटी को शायद अगर सहारा मिल सकता है तो ग्रेगरी वुड। ग्रेगरी एक कैरेक्टर है जिससे W.B. ईट्स का बहुत पुराना संबंध रहा है, बड़ा विश्वास का संबंध रहा है। इसलिए कहता है कि शायद ग्रेगरी उसे संभाल सकती है, उसको इस तूफान से बचा सकती है, या फिर इस तूफान को कोई और रोकने वाला है तो वन बेयर हिल, ये पहाड़ इस तूफान को रोक सकता है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। ये हिल जो दिखाई पड़ रही है वो रोक सकती है इस तूफान को, क्योंकि ये तूफान इतना भयानक है, इतना बड़ा तूफान है कि वेयर बाय द हे स्टैक माने पाइल ऑफ हे, घास फूस का जो एक ढेर है, ये घास भूस के ढेर के ऊपर तक इसको उड़ा ले जाने वाला तूफान है रूफ लेवलिंग विंड। और जो छप्पर हैं उन छप्परों के लेबल पे आने वाला तूफान है, उन छप्परों को लेबल कर देने वाला, उड़ा देने वाली हवाएं चल रही हैं, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। शायद इन तूफानी हवाओं से मेरी बेटी को बचाएगा कौन? ये प्रश्न W.B. ईट्स के मन में चल रहा है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ माई डॉटर, स्पेशली इन दिस कैटास्ट्रॉफी, स्पेशली इन दिस स्टॉर्म which is affecting the generation in which the daughter of W.B. Yeats has to survive। W.B. Yeats की उस नन्ही परी को जो भी बहुत छोटी सी है, उसको इस दुनिया में रहना है। कैसे रहेगी वो, कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी, ये W.B. ईट्स के लिए चिंता का एक बड़ा प्रश्न है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।